मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। देखिए, इन दिनों संसद से लेकर सड़क तक भयंकर घमासान मचा हुआ है। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। और जिस एक नाम की चर्चा हर जगह हो रही है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। देखिए, आजकल जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ा जा रहा है, वैसा अंबेडकर का जीवन कभी नहीं रहा। डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई तलवार या बंदूक की नहीं थी, उनकी लड़ाई थी हक की। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने पिछड़े वर्ग के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कैसा था डॉक्टर अंबेडकर का जीवन। 15 अगस्त 1947 जब भारत देश आजाद हो रहा था, और उस समय हमारे देश में एक ऐसा व्यक्ति था जो कोट पैंट पहन के जगह जगह घूम रहा था और हजारों लाखों की भीड़ उसके पीछे चल रही थी। देखिए, उस व्यक्ति ने एक बीड़ा उठाया था। बीड़ा था बरसों की गुलामी का बोझ अपने कंधों से उतार फेंकने का। और ये व्यक्ति थे संविधान बनाने से लेकर भारत के पहले कानून मंत्री बनने तक का सफर करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अपनी ही सरकार से इनको इस्तीफा देना पड़ा था। सबके हितों का ये ध्यान रख रहे थे, और इसी बीच में इन्होंने जब राजनीति में अपना हाथ आजमाया तो इन्हें 2 बार शिकस्त झेलनी पड़ी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उम्र जब महज 2 साल थी तो इनके पिता भारतीय सेना से रिटायर हो जाते हैं। 6 साल की उम्र में इनकी माता का देहांत हो जाता है, और इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी ये दुनिया के तमाम बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाई करके आगे बढ़े। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज को कैसे इन कुरीतियों से बाहर निकाला, इसके लिए हम देखेंगे इनका समाज में क्या योगदान रहा। बात करते हैं साल 1927 की। इस समय ये व्यक्ति कोट पैंट पहनकर गांव गांव घूम रहा था, और इसके पीछे थे हजारों लाखों लोग। जगह थी महाराष्ट्र, और इस भीड़ के द्वारा एक प्रथा का विरोध किया जा रहा था। हमारे देश में सालों से दलित समाज को मंदिरों में घुसने या फिर कुएं का पानी पीने की भी इजाजत तक नहीं थी, और ऐसी बहुत सारी प्रथाएं थी जो इनके अधिकारों से वंचित थी। यहीं पर था एक तालाब, और इस तालाब की एक विशेषता थी, यहाँ पर दलित समाज को पानी पीने की मनाही थी। और एक बात और यहाँ पर गौर करने वाली थी, इस तालाब से ईसाई, मुस्लिम, पारसी और कितने ही पशु, कुत्ते सब लोग पानी पी सकते थे, लेकिन दलित समाज को इस तालाब से पानी पीने से वंचित किया गया था। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस तालाब के किनारे जाते हैं और अपनी हाथों की अंजुली में पानी भरकर एक घूंट पानी पीते हैं, और ये दृश्य उस समय हजारों लोगों द्वारा देखा जाता है। और ये वो दौर था जब वर्ण व्यवस्था अपने चरम तक पहुंच चुकी थी, और यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदियों से बनी इस कुरीति को तोड़ डालते हैं। लेकिन ये सारा कारनामा एक दिन में नहीं हुआ था। इससे 4 साल पहले 4 अगस्त 1923 को बॉम्बे विधान परिषद ने बोल्ड रेजोल्यूशन पास किया था, और इसके प्रस्ताव के मुताबिक ही सभी वर्ग के लोगों को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाएं, अदालत, स्कूल, अस्पताल, कुएं, तालाब, इन सभी के इस्तेमाल की इजाजत मिल चुकी थी। इसके ठीक 4 साल बाद जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई वो घटित होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह तय कर लिया था कि दलित समाज इस तालाब से पानी पीकर रहेगा, और डॉक्टर अंबेडकर का यह सत्याग्रह पानी पीने के अधिकार के साथ साथ इंसान होने के अधिकार को भी जगा रहा था। और इसी सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 3 मंत्र देते हैं। उनका पहला मंत्र था कि हमें गंदा नहीं रहना है, साफ कपड़े पहनने हैं, और दूसरा मंत्र था मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाना है, और तीसरा मंत्र जो उन्होंने दलित समाज को दिया था वो था कि दूसरे लोगों की तरह हमें भी सम्मान से रहने का पूरा अधिकार है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस तालाब से पानी तो पी लिया, लेकिन पूरे गांव में जब ये पता चला
कि दलित मंदिरों तक घुस आए हैं तो गुस्साए गांव वाले बस्ती में घुस जाते हैं और वहां पे उन व्यक्तियों को लाठी डंडों से पीटा जाता है। दलित बच्चे बूढ़े औरतों को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया जाता है। देखिए, पूरा आंदोलन 1927 से शुरू तो हो चुका था, लेकिन लगभग 10 साल के बाद साल 1937 में दलित समाज को तालाब से पानी पीने की अनुमति कानूनी रूप से दी गई। जब संविधान की रचना पूरी हो जाती है तब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि राजनीति में तो हमने बराबरी कर ली है, लेकिन धरातल में देखा जाए तो पैसे और समाज के मामले में अभी हम बहुत दूर हैं। आजादी के बाद जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें इन्हें कानून मंत्री बनाया गया था और इस पद पर रहते हुए उन्होंने कई सुधार किए थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हिंदू पर्सनल लॉ में भी बदलाव की सोची थी। उनका मानना था कि महिलाएं अपनी मर्जी से पति का चुनाव कर सकेंगी और अपनी मर्जी से ही तलाक ले सकेंगी और इसके साथ ही पिता की संपत्ति में महिलाओं का भी हक होगा। प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू ने इसका स्वागत किया था, लेकिन कई नेताओं ने इसका विरोध किया, जिसके चलते ये बिल पास नहीं हो पाया था और इसीलिए अंत में डॉक्टर अंबेडकर को नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा भी देना पड़ा। और इस इस्तीफे के बाद जब देश में पहले आम चुनाव हुए तब डॉक्टर अंबेडकर ने भी चुनाव लड़ा और इनके विरोध में थे इनके ही असिस्टेंट और उस समय के नौसिखिया कहे जाने वाले नारायण सदोबा। पहले चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर अपनी पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के तले लड़ रहे थे और ये मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट हुआ करती थी, लेकिन इनके विरोध में नौसिखिया नेता काजरोलकर कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे थे और इसके साथ ही डॉक्टर अंबेडकर 15,000 वोटों से हार जाते हैं। देखिए, उस समय कांग्रेस की भयंकर लहर थी और इसी लहर में कांग्रेस को जीत हासिल होती है। हार के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने चुनाव के नतीजों पर बहुत सारे सवाल उठाए। ये हार डॉक्टर अंबेडकर के लिए कष्टदायक भी थी क्योंकि महाराष्ट्र उनकी कर्मभूमि हुआ करती थी। डॉक्टर अंबेडकर ने इसके विरुद्ध एक याचिका भी दायर की थी और याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त से चुनाव को रद्द करने की मांग की गई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने दावा किया था कि 70,000 से ज्यादा बैलेट पेपर रद्द कर दिए गए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने इस याचिका में आगे की क्या कार्रवाई की ये कभी प्रकाश में आया ही नहीं। लेकिन इसके बाद साल 1952 में इन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया जाता है। इसके बाद 1954 में ये फिर से अपनी किस्मत चुनाव में आजमाते हैं, लेकिन इन्हें फिर से हार का सामना करना पड़ता है और इसके बाद अगले आम चुनाव होने तक डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो जाता है। भारतीय समाज को सुधारने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। वंचितों के अधिकारों के लिए उन्होंने वर्चस्व निछावर कर दिया। वंचितों, दबों, कुचलों और पिछड़ों के नेता के रूप में उन्हें हजारों सालों तक जाना जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।